Anand, I hope you can hear me. Yes, sir. Okay. So we'll start in a couple of minutes. Is that okay? Yes, sure, sir. Okay. All right. और आनंद कैसा रहा? सब बढ़िया चल रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, बढ़िया चल रहा है। सो यस यस, ऑल गुड। स्मॉल कैप का रैली तो मतलब कल भी आपने जो दिया था कि 11 बजे बॉटम हो जाएगा सुबह, तो उसके बाद तो पूरा मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स ने 1.5-2% का रैली दे दिया, और मार्च से ही पूरा बहुत ही बड़ा मूवमेंट आ गया है। जो आपने बोला रेलवे स्टॉक, जो भी सेक्टर्स, स्मॉल कैप मिड कैप, सब अच्छा ही हुआ है ना इंडेक्स, और सब जगह पे ऑल ओवर द प्लेस अक्रॉस द बोर्ड। नहीं नहीं, अच्छा है ना। लोगों का थोड़ा पैसा बना तो मुझे अच्छा लगा। मतलब देखो क्या होता है ना, हर बार ना रिटेल लॉस करके चला जाता है। इस बार रिटेल का पैसा बना है ना, तो मतलब आई एम रियली रियली हैप्पी। वो ठीक है, वो यस। बड़े इन्वेस्टर्स तो देर से बेर बना लेते हैं, बट रिटेल का पैसा बना, या जो नए हम्म। नए लोग आए हैं उनको एक थोड़ा सा एक इंसेंटिव मिला मार्केट में बने रहने का। सो मार्केट ने इस बार क्या किया है कि लोगों को थोड़ा इंसेंटिव दिया है कि आपने मार्केट में अगर आपने पेशेंटली चीजों को होल्ड किया तो आपको एक रिवॉर्ड मिला है। एंड इस बार लोगों को थोड़ा पैसा बना है। आज एक फैमिली आई थी ऑफिस, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर, आना ही आना है। मतलब अच्छा। मतलब अमेज्ड, लाइक कि क्या लोगों को, क्या बढ़िया पैसा आया कुछ लोगों को, लिटरली। सो मतलब अच्छा है। मतलब इस बार मेरे को लिटरली जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, इवन जो छोटे पोर्टफोलियोज वाले हैं उनके लिए, या इवन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी अच्छा पैसा बना है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो वेरी गुड। सो स्टार्ट करें? यस सर। ओके। सो पहले 2-3 मिनट आनंद बात कर लेते हैं, वो जो हमने जो भी कॉल्स वगैरह दी थी या जो भी व्यू था उसका अब क्या है। सो आई थिंक 28 मार्च को हम लोगों ने ब्लैंकेट बाइंग कॉल दिया था, प्लूटस की टीम ने आपको। सो जब मैं हम लोग बोलता हूं तो आप समझिए कि मेरी टीम, हाँ, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं। सो मेरी टीम ने आपको 28 मार्च 2023 को एक ब्लैंकेट बाई कॉल दिया था निफ्टी पे और स्मॉल कैप इंडेक्स पे, और वहां से इंडेक्स 45% चला है। रफली 50% ही हो गया था 2-3 दिन पहले, बट अब 45 पकड़ के चलो। और बहुत सारे स्टॉक्स में 100 से लेके 300-400% की रैली भी आई है। उसमें से कुछ स्टॉक्स जैसे TWL वगैरह 500% भी आई थिंक चले। सो आप लोग देख लेना अकॉर्डिंगली, और बहुत सारे छोटे वाले तो 200-300% भी चले। सो उम्मीद करता हूँ कि चलो आपके पास सारे 200-300% वाले नहीं होंगे, बट आपने स्मॉल कैप इंडेक्स के बराबर का रिटर्न भी बना लिया है, 40-45%, तो वो भी काफी बड़ा रिटर्न है। या आपने निफ्टी 500 को बीट किया है। निफ्टी 500 का रिटर्न आनंद 20-22% होगा, रफली देयर अबाउट। सो अगर आपने पच्चीस सर। तीस परसेंट का भी, अगर क्योंकि आपके पास बहुत सारे अगर लार्ज कैप होंगे, तो हो सकता है आप स्मॉल कैप इंडेक्स आपके लिए गलत मैट्रिक्स होगा अपने आप को बेंचमार्किंग करने के लिए। तो आपने अगर 30% का रिटर्न भी बनाया है, तो विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। और इस बीच में, इस मूव में, जब मैंने या मेरी टीम ने आपको बाई कॉल दिया, तो कोई आपको बीच में कोई झटके नहीं लगे। वो उसकी वजह से बहुत सारे लोग होल्ड कर पाए, और बीच बीच में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं हुए। तो उसकी वजह से काफी अच्छी वेल्थ बनी है, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। सो उसके अलावा अभी रिसेंट में एक बैंक निफ्टी की बाई कॉल दी थी इंडेक्स पे, वो भी कुछ 1500-2000 पॉइंट चल गया है। मैं तो हजार ही उम्मीद कर रहा था, बट मार्केट अभी काफी सबके लिए काइंड है, और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो भी अच्छा चल गया। प्लस रेलवे के स्टॉक्स तो गजब के चले, 300-400% ऑन एन एवरेज चले। सो उसमें भी सबको टचवुड अच्छे पैसे बने हैं, तो रियली रियली हैप्पी। उसके अलावा अभी पीछे फार्मा के स्टॉक्स बोले थे, वो भी थोड़े से चले। तो उसके बाद यूट्यूब चैनल पे भी मेरी टीम ने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस PSE चल सकते हैं, और उसके बाद आपने देखा होगा कि काफी बड़ी रैली आई। ठीक है, कुछ चीजें नहीं भी प्ले आउट हुई होंगी, मैं लेकिन मुझे अभी इस बार क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग भी लकी रहे कि सारी चीजें चल गई हैं। तो कभी कभी नहीं भी प्ले आउट होंगी, तो ये नहीं सोचना है कि हम लोगों का स्ट्राइक रेट कुछ 60% से ज्यादा है, बिकॉज इस बार मार्केट बहुत अच्छा था। तो लकीली
वी ऑल ऑफ अस मेड मनी राइट, बट आप ये एज्यूम करके चले कि स्ट्राइक रेट 55 to 60% ही रहेगा ऑन एन एवरेज। इस बार थोड़ा स्ट्राइक रेट आपको थोड़ा बेहतर दिख रहा है, तो उसको लेके आप ज्यादा ये ना सोचें कि अपने को मतलब या प्लूटस की टीम को या प्रकाश सर को कुछ बहुत ज्यादा आता है। हम लोग भी मार्केट में रिसर्च करते रहते हैं, गलत होते रहते हैं, सही होते रहते हैं। बट ये एक व्यू था कि और मेरे को मेन था कि व्यू से ज्यादा कि आप लोग के पैसे बने, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आपके पैसे ज्यादा बन गए हैं, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बन गए हैं, तो कुछ पुअर फैमिलीज हैं या उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उनको कॉपी किताब कुछ खाने का सामान कुछ भी दे सकते हैं जो आपको लगे। तो उसे क्या होगा कि देखो एंड ऑफ द डे वो भी तो कहीं ना कहीं उनकी सिर्फ इतनी सी थोड़ी सी परेशानी है ना कि वो थोड़ी सी वीक इकोनॉमिक फैमिली में थोड़ा सा मतलब उनकी बर्थ हुई या जो भी हुआ, तो ठीक है हम लोग अगर जितना भी सपोर्ट कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि सारा सपोर्ट हम लोगों के थ्रू पॉसिबल नहीं है, हम लोग भी करते हैं काफी सपोर्ट। कोविड के टाइम पे भी किया था, अभी भी कर रहे हैं, तो आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कर पाए तो इससे स्पेशल रिक्वेस्ट कि आपके अगर पैसे अच्छे बने हैं, जरूरत से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बने, तो थोड़ा बहुत उसका आधा 1% अगर आप डोनेट करते हैं तो ऊपर वाला आपको थोड़ा ज्यादा ही देगा। हाँ, उसमें से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं जो थोड़े मतलब क्रिटिकल लोग हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ ऊपर वाला नहीं होता है, कुछ नहीं, आप 1% क्यों देने को बोल रहे हैं, तो वो ठीक है, वो आपका चॉइस है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। इसके पीछे ये है कि ठीक है एक ग्रेटिट्यूड है, एक हेल्प है सोसाइटी की तरफ। टैक्स भी तो देते ही है ना, टैक्स मजबूरी में देते हैं, ये दिल से कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको करिए, आपके लिए आई थिंक लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। सो अब क्विकली 20,100 पे मार्केट का आउटलुक क्या है उस पे आते हैं। सो पहले मैं पॉजिटिव्स की बात कर लेता हूँ आनंद, बिकॉज लोग ज्यादा करके पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, उसके बाद थोड़ा नेगेटिव्स की बात करेंगे, करेक्ट ना? करेक्ट, श्योर। सो देखो पॉजिटिव्स में आपके लिए क्या क्या है, एक तो आपके लिए जो पॉजिटिव है कि आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी में एनिमल स्पिरिट दिखाई दे रहा है, काफी नई कंपनियां खुल रही हैं, काफी नई नई तरह के बिजनेसेस लिस्ट हो रहे हैं। सो क्लियरली एनिमल स्पिरिट है और काफी मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि जब पीएसयू की कंपनीज बाहर जाके काम कर रही है, जिस हिसाब से रेलवे के ऑर्डर मिल रहा है, डिफेंस के ऑर्डर मिल रहा है, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन है। और ये जो अभी G20 में जो भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, कितना इंप्लीमेंट होगा आई डोंट नो, बट अनाउंसमेंट्स तो हुई हैं। और अगर ये अनाउंसमेंट्स का 30-40% भी इम्प्लीमेंट होता है तो कई सारी कंपनियां यहाँ से उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको 20-30 बैगर्स भी हो सकती हैं अगले 3 से 10 साल में। 20-30-40 बैगर्स भी हो सकती है, बिकॉज उन कंपनियों की बैलेंस शीट ही टोटल चेंज हो जाएगी, राइट। सो वहां पे आप थोड़ा ध्यान में रखें, आप एग्जीक्यूशन कंपनी के मैनेजमेंट कॉल को सुने, आप हो सकता है तो कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने की भी कोशिश करें, आप अगर रिलेटिवली लार्ज इन्वेस्टर हैं तो। और वहां पे काफी बड़ा काम हो सकता है। तो G20 से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं वो मैंने टेलीग्राम में शेयर किया है। आनंद एक बार कोशिश करना कि दोबारा पोस्ट कर देना अगर जिससे मिस हो गया होगा, ठीक है आनंद? तो श्योर। वहां पे आप लोग रिसर्च कीजिए, और उम्मीद है कि आपको बहुत बड़ा पैसा बन सकता है वहां पे, तो एक ये पॉजिटिव है। उसके अलावा जीएसटी के कलेक्शन के डेटा काफी अच्छे हैं इस साल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि FY 23-24 के जो नंबर ऑफ ITRs होंगे वो 30-40% जंप करने चाहिए, मतलब जो ITR जो फाइल करते हैं लोग उसमें 30-40% का इजाफा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जिस हिसाब से डीमैट के अकाउंट्स खोल रहे हैं, फाइनलाइजेशन हो रहा है, या जो भी फाइनेंशियल सेविंग्स का कल्चर इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग। और म्यूचुअल फंड का फ्लो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है, विच इज लाइक अ बिग बिग पॉजिटिव फॉर अस। और उसी की वजह से मार्केट इन वैल्यूएशंस पे सस्टेन कर पा रहा है। मार्केट चीप नहीं है, मार्केट महंगे हैं, आई रिपीट एक्सपेंसिव है, बट मार्केट क्यों एक्सपेंसिव रह सकते हैं आने वाले पीरियड में, बिकॉज आपका डोमेस्टिक इनफ्लो काफी बढ़िया है, डोमेस्टिक फ्लोज काफी बढ़िया है, और म्यूचुअल फंड्स के पास कोई चारा नहीं है, वो लंबा कैश रख नहीं पाएंगे, 8-10% से ज्यादा कैश रख नहीं पाएंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी छोटे मोटे डिप आएंगे उनमें उनको डिप्लॉय ही करना पड़ेगा। बिकॉज आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैं आपसे SIP के पैसे ले रहा हूँ या मैं फंड के पैसे ले रहा हूँ लेकिन मैं कैश रखूंगा, राइट। सो इवन बैलेंस एडवांटेज फंड में जो पैसे आ रहे हैं उसका कुछ पोर्शन तो इक्विटी में जाना ही जाना है। तो जिस हिसाब से ये इक्विटी का फ्लो मेंटेन अगर रहता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट की वैल्यूएशंस बहुत सस्ती नहीं होंगी। सो एक तो है कि महंगा है, क्या ये वापस से सस्ता हो सकता है? चांसेस है कि नहीं होगा, थोड़ा कम सकता है, बिल्कुल कम सकता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये पॉजिटिव्स है आपके लिए, यानी डाउनसाइड रिस्क
कम है, सिस्टम उतना लिवरेज नहीं है। व्हेन आई रिपीट, अभी भी कॉर्पोरेट इंडिया का जो बुक अगर आप देखेंगे तो लोन साइज वगैरह या जो भी जिस तरह के डिस्काउंट है बहुत हैवी नहीं है, और थोड़ा रिटेल साइड में थोड़ा हैवी है, बट आई थिंक सैलरीज वगैरह इंक्रीज हो रही हैं, ऐसा कुछ डिफॉल्ट इंडिया की इकोनॉमी कोई बहुत ज्यादा रिलेटिवली स्लो डाउन में नहीं जा रही है, तो वी विल बी फाइन, राइट। इकोनॉमी वाइज डोमेस्टिकली वी आर फाइन, और ये सब चीजें, बट रिस्क कहाँ से आ सकता है? रिस्क तो एक तो क्लियर रिस्क क्या है कि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, ये अपने आप में एक रिस्क है। और कुछ कुछ सेक्टर्स में, कुछ कुछ स्टॉक्स में वैल्यूएशन थोड़े गंदे वाले हो गए हैं। गंदे वाले का मतलब कि ये 60-70 की फॉरवर्ड पी, इस तरह के स्टॉक्स नहीं सस्टेन कर पाएंगे जहां पे अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है, राइट। सो और जहां पे की एग्जीक्यूशन रिस्क है वो कंपनियों में सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है। सेकंड क्या रिस्क है आपके लिए जो आपको जानना चाहिए? एक तो क्रूड, देखो ये क्रूड में पोटेंशियल है कि आपकी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को, सिर्फ ये $93 पे क्रूड आपकी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को 5 से 8% तक डैमेज कर सकता है ऑन एन एवरेज, ऑन एग्रीगेट बेसिस। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अगर ये सस्टेन कर गया तो पूरी ईपीएस जो है मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की 5 से 8% तक रिवाइज डाउनवर्ड हो जाएंगी, राइट। सो अगले साल अगर निफ्टी 23,000 होने वाली थी, मतलब इस बार ये 20,400 तक जाती है, तो लेट्स से अगले अगले साल ये 23,000 होने वाली थी, तो सिर्फ मैं पी के बेसिस पे बात करूं तो फिर ये शायद 22,000 तक जाए, राइट। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि अगर इस साल अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो अगले साल बढ़ने की गुंजाइश आपकी, इवन अगर ये गवर्नमेंट रिपीट भी होती है तो बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगी, फिर वो 5-8% की अपसाइड में आपको काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा मैं प्रैक्टिकल साइड में बात करता हूं, मैं लॉफ्टी टारगेट्स नहीं देता हूं, इसलिए कुछ लोगों को ना मतलब बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आएगा कि अरे इन्होंने बहुत बुलिश बात करी है, मैं तो कल ही 100% का रिटर्न बना लूंगा। बिकॉज मैं मानता हूं, ऐसा मानता हूं कि सारा कुछ मीन रिवर्टिंग है। अगर अभी आप ज्यादा पैसा बना रहे हो तो बाद में आपका पैसा कम बनेगा, और वही सीएजीआर वापस आपका 15-20%, 12-15% के रेंज में आ जाएगा, अगर आप एक एवरेज स्किल्स के साथ काम कर रहे हो। अगर आप बहुत ही इलीट ट्रेडर हो, आप बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग में हो, या बहुत बढ़िया मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट हो, तो आपके रिटर्न नेचुरली इन लोगों से ज्यादा रहेंगे। सो ये रिस्क है। क्रूड क्रूड डायरेक्टली आपके अर्निंग्स पे इंपैक्ट डालेगा, निफ्टी की अर्निंग्स पे इंपैक्ट डालेगा, मिड कैप के अर्निंग्स पे इंपैक्ट डालेगा, स्मॉल कैप की अर्निंग्स पे इंपैक्ट डालेगा। दो मोमेंटम स्ट्रांग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग स्ट्रांग है, बट ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट करेगा। और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होंगी तो जो भी स्टॉक्स जिनके प्राइसेस बियॉन्ड मतलब सर्टेन जस्टिफिकेशन पॉइंट चले जा चुके हैं, जिसको जस्टिफाई करना डिफिकल्ट होगा, उनमें एक शार्प नेगेटिव रिएक्शन रिजल्ट वाले दिन आ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपकी कंपनी अगर क्रूड सेंसिटिव है और उसका रॉ मटेरियल क्रूड है और उसके प्राइसेस काफी ऊपर जा चुके हो आपकी कंपनी के, और आपको लगता नहीं नहीं है तो इसका मतलब वैल्यूएशन 20-30% 10 ईयर एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, या 40% 10 ईयर एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो वहां पे आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख सकते हैं। सो उसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि आज ईसीबी ने जो ग्रोथ का फोरकास्ट दिया है यूरोपियन जोन का, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। आई पर्सनली फील कि यूरोप वापस से थोड़ा स्लो डाउन में जा सकता है। तो वो कंपनीज जो यूरोप में बड़ा एक्सपोजर रखती हैं, जैसे मैंने लास्ट 6-7 महीने पहले बोला था कि यूरोप की कंपनीज अच्छा करेंगी, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट में जो थीम में जो एक दो टेक्सटाइल वाली कंपनीज थी, राइट, और वो सब तो मतलब क्या ही, मतलब वो मिड कैप स्मॉल कैप क्या, वो तो 2-3 गुना हो गया, राइट। सो और कुछ आईटी कंपनीज में भी बड़ा मूव आया जिनके पास यूरोपियन एक्सपोजर काफी ज्यादा था। सो अब मुझे लगता है कि यूरोप में थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा अगले, बिकॉज दिस हायर फॉर लॉन्गर इज नॉट गोना हेल्प यूरोपियन इकोनॉमी फॉर श्योर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वो इकोनॉमी में थोड़ा सा ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, कंजम्पशन का क्लियरली आई कैन सी फ्रॉम द लीडिंग डेटा पॉइंट्स कि कंजम्पशन वहां पे यूरोपियन इकोनॉमी में क्लियरली स्लो हो रही है, राइट। तो ये देखा गया है नॉर्मली, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब यूरोप स्लो डाउन होता है ना तो उसके 3-4 महीने बाद यूएस भी स्लो डाउन होने लगता है, राइट। सो हो सकता है कि अब यूएस अगले 2-3 महीने में स्लो डाउन होने लगे। तो आप इस बात को समझ के चले कि जो आपने 45-50 या 100% का रिटर्न अगले पिछले 6 महीने में बनाया है, वैसा रिटर्न आपको अगले 6 महीने या साल भर में नहीं बनने जाने वाला। अगर मैं सबसे सेफेस्ट स्टेटमेंट अगर देना चाहूँ, इवन 15-20% बनाने में आपको बहुत मेहनत लगेगी अगर आप बहुत बड़े स्केल के प्लेयर नहीं है। तो ये सब रिस्क आपको ध्यान में रखना है। यूरोप का स्लो डाउन
crude prices, higher crude prices, higher for longer interest rate globally is not gonna help the corporate profitability. So higher for longer का मतलब क्या, ना फेड रेट घटाने वाला है, ना ईसीबी घटाने के, मतलब घटाने का तो छोड़ो, बढ़ाने की बातें हो रही हैं। और अगर ये दोनों नहीं घटाएंगे तो इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट जल्दी से नीचे नहीं आएंगे। सो इसके अगर ये होता है तो जो भी आप फ्यूचर अर्निंग्स सोच रहे थे कि इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट कट आएगा तो वापस से मतलब बॉट, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आपका इंटरेस्ट और कॉस्ट कम है तो एंड ऑफ द डे अगर बैंक को पैसा कम जा रहा है तो वो पैसा वापस शेयर होल्डर के पास आ जाता है। दो चीजें करती है, तो कंपनी और फर्दर कैपेक्स करती है, या तो वो डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को वापस करती है, या कुछ नया प्लान करती है। तो एंड ऑफ द डे वो शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियरी रहता है। लेकिन अगर मेरा ज्यादा से ज्यादा पैसा या मेरा ज्यादा से ज्यादा इबिट्टा पोर्शन सिर्फ डेट को सर्विस करने में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट मेरी बढ़ गई है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो आप ध्यान में रखेंगे जिन कंपनीज का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 3 टाइम्स है, उन कंपनीज में अब यहां से फंड करने की जरूरत नहीं है, बड़ा बेट लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको थोड़ी तकलीफ देखने को मिल सकती है। सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जिन जिन कंपनीज का मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं किसी भी उस कंपनी में अब इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 3 टाइम्स है, 3x है। ओके, सो ये मेरा एक बेसिक फिल्टर है कि अगर मुझे हायर फॉर लॉन्गर वाली ये जो रिजीम है, इससे मुझे अगर अपने को बचाना है, जो ये डैमेज देने वाली है जिन कंपनीज को, उन कंपनीज को मुझे अपने पोर्टफोलियो में अवॉइड करना है, तो मेरे को कोई ऊपर से मैसेज नहीं आने वाला कि ये कंपनी डिफॉल्ट होने वाली है। तो अगर जहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 3 टाइम्स है, उस कंपनी का डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, चाहे वो यूएस में रहे। अगर आप यूएस पोर्टफोलियो करते हैं तो यूएस में रहे, चाहे इंडिया में रहे, चाहे कहीं भी रहे, अगर किसी कंपनी का इबिट्टा 3x ऑफ द इंटरेस्ट बर्डन है, तो वो कंपनी जनरली सर्वाइव कर जाती है। उसके अलावा चाइनीज इकोनॉमी भी स्लो डाउन करी, ठीक है, हम लोग बहुत खुश होते हैं कि चाइना अच्छा नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग सब लोग ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। आप लोग को ध्यान नहीं होगा, मैंने कई बार ट्वीट किया है, चाइना की मार्केट 2016 में कुछ रीजन से 8-10 दिन के लिए वो चाहते नहीं थे कि एफआईएस बेचे, 8-10 दिन के लिए उन्होंने बंद कर दी, मतलब शॉर्ट सेलिंग और वो सब सेलिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और कुछ लिमिटेड सिक्योरिटीज है। एफआईएस ने जो इंडिया में बेचे स्टॉक्स, राइट, स्टॉक जनवरी 2000, मेरे को क्लियरली याद है, जैन 2016 में बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप 30-40% टूट गए थे। तो ये सब उस समय भी थियरी थी कि यार अब तो सब एफआईएस इंडिया में आएंगे, क्योंकि चाइना में तो एग्जिट ही नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। बट पहले एफआईएस ने उठा के इंडिया में ही माल बेच दिया, ठीक है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं अपनी रिडेम्पशन मीट करनी थी। तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया की मार्केट खुली थी, उन्होंने बेचा, और निफ्टी 6800 आ गई थी। आप जाके चार्ट देख लेना। सो जोर से गिरी थी निफ्टी, आई थिंक 78-7900 से निफ्टी 6800 आ गई थी, 1100-1200 पॉइंट निकल गई थी 8000 के बेस पे। सो विच इज रफली 15% इन निफ्टी। और मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक तो 30-40% टूट गए थे, राइट। सो वो एक मेरी करियर में सबसे बड़ा, अगर सिंगल मंथ ड्रॉडाउन कहोगे, बिकॉज 2008 में पोर्टफोलियो साइज उतना बड़ा नहीं था, बट ड्रॉडाउन बहुत बड़े थे 2008 में। बट सिंगल मंथ अगर ड्रॉडाउन कहोगे एक मंथ में, तो मेरी करियर में वो सबसे ज्यादा था। और उस समय मैं बिलीव करता था कि हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में नहीं है, चाइना का डिसएडवांटेज है तो इंडिया का एडवांटेज है। उस दिन ये मेरा मिथ बहुत क्लियर हो गया था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो चाइना अगर वर्ल्ड में कहीं भी तकलीफ है, तो मोर और लेस उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमको भी झेलना पड़ेगा, एंड वी हैव टू हेज आवरसेल्फ। उस समय में हेज नहीं था, ठीक है। हमने उसके बाद बहुत अच्छा, जेटली जी का अच्छा बजट आया और सारी मार्केट रिकवर कर गई, सारे पैसे वापस आ गए। बट उस दिन ये मैंने लर्निंग ली थी, और उसके बाद मैं हमेशा कोई भी अगर ग्लोबली नेगेटिव न्यूज आती है तो उसको मैं जरूर लिखता तो जरूर हूं, मैं उस रिस्क को माइंड में रखता हूं, चाहे मैं उसको प्ले करूं ना करूं, बियरिश व्यू लू ना लू, या मैं बेरिश ट्रेड लू ना लू, बट वो रिस्क को मैं अपने दिमाग में रखता हूं, ताकि ये ना लगे कि मैं किसी चीज को इग्नोर कर रहा हूं। और उसके बाद मैं लिखता हूं कि हाँ ठीक है, व्हाट इफ दिस इज हैपनिंग, राइट। सो अगर आप थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये सब थोड़ा रिस्क को जरूर ध्यान में रखें, पॉजिटिव्स जरूर ध्यान में रखें, बट साथ में बगल वाले पेज पे जरूर लिखें कि क्या क्या नेगेटिव हो सकते हैं। उसके अलावा चाइना और हायर बॉन्ड यील्ड्स, ये कभी भी ना, ये नॉर्मली जो पैसा है
हायर बॉन्ड यील्ड से क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं वो इक्विटी को कंपटीशन दे रहा है, इक्विटी में पैसा फ्लो कम होगा और सेफ्टी की तरफ पैसा बढ़ेगा। तो लोग कहीं ना कहीं 4, 4.5, 5% अगर यूएस की ट्रेजरी में मिल रहा है, सो वो लोग क्यों इक्विटी में इतना रिस्क, इतनी अनसर्टेनिटी लेंगे। तो जो इंक्रीमेंटल कैपिटल है वो स्टॉक मार्केट में थोड़ा कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिस्क ऑन ट्रेड। सो वो रिस्क ऑन की जगह वो रिस्क ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है अगर ये लंबे पीरियड तक रहा तो। और उसके अलावा एक जो रिस्क है कि यूएस का डेट, और जिस हिसाब से यूएस का डेट है और जिस हिसाब से ये हायर फॉर लॉन्गर ये रेट्स रहेंगे, मेरे को सिर्फ इतना ही डर है कि कोई यूएस की बड़ी कंपनी आके शाम को बोले कि कल से हम ऑफिस बंद कर रहे हैं। सो उस समय इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, आई रियली डोंट नो। सो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है और मैं चाहता हूं कि ये प्ले आउट ना हो, बिकॉज अगर ये प्ले आउट होगा तो मैं भी शायद कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं पाऊंगा एक्सेप्ट अपने लॉसेस देखने के, राइट। तो मुझे भी खड़े होके अब मेरे लॉसेस देखने पड़ेंगे, ड्रॉ डाउन देखना पड़ेगा, M2M देखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता बिकॉज 2008 में भी मैं कुछ नहीं कर पाया था ज्यादा कुछ। तो इस तरह की जो सिस्टमेटिक रिस्क होती है उसको डाइवर्सिफाई करना मुश्किल है, बिकॉज उसको टाइम नहीं कर सकता मैं। ये इंडिया का स्मॉल कैप नहीं है कि जिसको टाइम करना मेरे लिए मतलब थोड़ा रिलेटिवली इजी रहता है कि हाँ यहाँ से बॉटम, ये यूएस है, इसको मैं टाइम नहीं कर सकता। तो मैं आपको अपनी लिमिटेशन बता रहा हूँ, शायद उस केस में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हर आदमी को अपना अपना थोड़ा सा रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। सो ये रिस्क की बात हो गई। ये पॉजिटिव्स मैंने गिना ही दिए थे कि डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है हमारे लिए। डोमेस्टिकली बस एक ही चैलेंज है, हायर क्रूड प्राइसेस, और 5 स्टेट इलेक्शंस हैं आपके 2 महीने में, और एक जनरल इलेक्शन है। तो उसके पहले हमारे 2-3 ट्विटर स्पेस होंगे। स्टेट इलेक्शंस के पहले भी मैं एक ट्विटर स्पेस करूंगा, तो क्या अगर वहां से मेरे को कुछ क्लू मिल रहा है तो। और क्विकली अगर मैं बात, अब मैं आता हूँ सीधे सीधे फंडामेंटल्स पे क्विकली। सो फंडामेंटल्स में अगर कोई निफ्टी, अगर समझो कि 22.7 की पी पे अभी ट्रेड कर रहा है, सस्ता नहीं है। आप मेरे से पूछोगे तो मार्केट की वैल्यूएशन बिल्कुल सस्ती नहीं है, और 22.7 करंट पी पे है टीटीएम बेसिस पे, और फॉरवर्ड पी पकड़ोगे तो 20, मोर देन 20, ग्रेटर देन 20x पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। निफ्टी प्राइस टू बुक 4.5, राइट, एंड 1 ईयर फॉरवर्ड 4.2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये सस्ता वैल्यूएशन नहीं है। और निफ्टी की अगर अभी करंट डिविडेंड यील्ड पकड़ोगे तो रफली 1.3 है, विच इज अगेन मतलब, लेकिन बहुत अपीलिंग नहीं है कि यहाँ पे जाके पैसे लगा दो तो बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ से बन जाएगा, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। सो क्या आपको प्रे क्या करना चाहिए? चलो ये तो होगी कि वैल्यूएशन महंगी है, अब आप क्या प्रे करोगे? आप ये प्रे करोगे क्या किसी रीजन से निफ्टी मुझे 19,300, 19,200 जो अभी स्विंग लो लगा 19,200 पे, जहां से हम लोगों ने थोड़ा बुलिश व्यू लिया, क्या मुझे वापस मिल सकता है किसी रीजन से, XYZ रीजन से? चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, चाहे किसी भी रीजन से। सो आपको ये प्रे करना चाहिए कि यार 19,200 आ जाए और मेरे पास उस समय 25-30% कैश रहे। तो क्या हो सकता है कि वो 30% कैश सडनली ना वो आपको 40% बाइंग पावर दे देगा, बिकॉज स्टॉक्स 15-20% नीचे आ रहेंगे। तो आपको सडनली वो 30% कैश आपको 36-38% टाइप का दिखने लगेगा, बिकॉज आप ज्यादा स्टॉक खरीद पाओगे अगर वो नीचे के रेट पे मिलते हैं तो, ठीक है। सो एक आपको प्रे करना है कि यहां से मार्केट थोड़ा नीचे आए, नॉट बी आपको बड़े वो 70% पोर्टफोलियो में लॉस लगेगा, बट आपको 30% चीजें थोड़ी नीचे मिल जाएंगी। और अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है और आपके पास और इंक्रीमेंटल सेविंग आती है बिकॉज ऑफ योर जॉब और बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, सो आपको प्रे करना है कि, क्योंकि प्लीज आप ये समझो, आप जितने ऊपर के वैल्यूएशन पे खरीद रहे हो ना, आपका रिस्क बढ़ रहा है, और जितने आप नीचे की वैल्यूएशन पे खरीद रहे हो, आपका रिस्क घट रहा है, आप अपने रिस्क को घटा रहे हो। सो बहुत सारे लोग बढ़ती मार्केट को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, सोचते हैं कि ये पैसा मैंने जो मार्केट से कमा लिया, या आज की जो एनएवी है ये मेरे बैंक अकाउंट में लॉक हो गई है। नहीं, आप वो पैसा घर लेके नहीं गए हो, वो फ्लोटिंग पैसा है। वो मार्केट आपकी एनएवी को, नेट एसेट वैल्यू को कम भी कर सकती है, राइट। तो ये ध्यान में रखें कि जो पैसा आपने पिछले 6 महीने में बनाया, अगर वो आपके बैंक This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. अकाउंट में नहीं है, तो वो पैसा मार्केट का पोटेंशियल है कि उसमें 10-15-20% मार्केट उसमें से कम कर सकता है। तो वो ध्यान में रखें, उसे इमोशनली अटैच बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। वो आपको मार्केट ने एक्सेस रिटर्न दिया है, तो मार्केट कभी नहीं कहता कि मैंने जो आपको एक्सेस रिटर्न दिया है वो मैं वापस नहीं ले सकता। मार्केट का ये पूरा पोटेंशियल है और वो पूरा अधिकार है
कि मार्केट वो 15-20% जो एक्स्ट्रा आपको दिया है वो कभी भी वापस ले सकता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। और बहुत सारे लोगों को, जैसे मुझे भी कभी कभी गलतफहमी हो जाती है मेरी टीम को, कि हम लोग सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ट्रस्ट मी, ये जितने भी रिटर्न्स बने हैं ना, ये मार्केट की वजह से बने हैं। ये प्लूटस, प्रकाश या किसी की वजह से नहीं बने हैं, या किसी और को भी फॉलो करते हो वो बोल सकते हैं कि यार मैंने बनाया है, मैंने नहीं। भैया, आप अगर इतने ही बड़े स्किल सेट्स में होते तो आप 2022 में भी बना लेते, आप मार्च 2023 में भी बना लेते। आप किधर थे? आपके तो एक भी ट्वीट नहीं आते थे। मैं किसी और की नहीं बोल रहा हूं, हम लोगों ने भी कहां बनाया। जनवरी से मार्च में मेरा पैसा बना क्या? नहीं बना। जनवरी, अगर मैं इतना ही बड़ा स्किल सेट वाला ट्रेडर होता, हाँ मेरे को ऑप्शन सेलिंग में पैसा आया, आई एग्री विथ यू, बट मेरे को पोर्टफोलियो में नहीं पैसा आया। मेरे को इंट्राडे ऑर्डर फ्लो वाले सिस्टम में पैसा आया, पोर्टफोलियो में पैसा नहीं आया, स्टॉक फ्यूचर में पैसा नहीं आया। तो दो सेगमेंट ने मेरे। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन, जैन से मार्च, सेम टीम, सेम प्रोफाइल, सेम एफटीडीबी मॉडल, प्लेन स्टॉक में क्लोज टू जीरो रिटर्न था। ठीक है, बाकी पोर्टफोलियो सबके 10-5% डाउन होंगे, या बहुत लोगों के ऊपर भी होंगे, बट हमारे पोर्टफोलियो डाउन नहीं हुआ, हमारा जीरो रिटर्न था 3 मंथ्स का, राइट। सडनली सेम सिस्टम, सेम मॉडल, ऐसा क्या हुआ कि 5 महीने में हम लोग इनविंसिबल नजर आने लगे? सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सेम सिस्टम है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ हमने पेशेंस रखा, और वो रिटर्न जो पिछले जैन से मार्च में नहीं बने थे, वो अगले 5-6 महीने में इकट्ठे बन गए, राइट। सो ये सोचना कि मैंने कोई पिछले 5 महीने में रिटर्न बना लिया तो मैं कुछ बहुत बड़ा ट्रेडर हूं, या आप कोई, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो गई होगी 5-6 महीने में कि वो दुनिया के सबसे बड़े वाले फंड मैनेजर हो गए। नहीं भैया, आप नहीं हो, क्योंकि 22 में आपने स्ट्रगल किया था। ठीक है, उसके पहले आपने 2010 से 2014 में स्ट्रगल किया था, उस पीरियड में। उसके पहले आपने 2018 में स्ट्रगल किया था, जब मिड कैप का बड़ा क्रैश आया था। सो आप नहीं हो, मार्केट ने आपको रिटर्न दिया, आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। हाँ, आपने थोड़ी टाइमिंग कर ली, थोड़े अच्छे स्टॉक ढूंढ लिए, तो आपका रिटर्न थोड़े ज्यादा है, बस इससे ज्यादा का आपका क्रेडिट नहीं है, और आपको लेना चाहिए, बिकॉज उससे ज्यादा लोगे तो आप एरोगेंट बन जाओगे। सो ये थोड़ा सा ज्ञान, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करने के लिए, और रियलिटी के पास रहने के लिए। सो वैल्यूएशंस क्लियरली महंगे हैं। इस लेवल पे आप बाई कर रहे हो तो आपका रिस्क मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा नीचे लोगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, और बाकी कुछ रहेगा तो डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा। जो सेक्टर मुझे अभी भी सेफ लग रहे हैं कि नहीं, अब जैसे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मेरे पास तो पूरा कैश है, मैं अब स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहता हूं, अब मेरे पास आज ही पैसा आया है सर, मेरे पास पहले से पैसा था ही नहीं, मैंने तो स्टॉक मार्केट का नाम ही आज सुना है। तो उनके लिए 2 ही सेक्टर है जहां पे वो हाइड कर सकते हैं और अपनी थोड़ी कैपिटल लगा सकते हैं। वन इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, सेकेंड इज पीएसयू सेक्टर्स, पीएसयू बैंक्स बेसिकली। तो एक ही सेक्टर पकड़ते हैं उसको। सो बैंकिंग मतलब प्राइवेट एंड पीएसयू बोथ, तो एक हो गया वो। एंड सेकेंड इज मिड कैप फार्मा। मिड कैप फार्मा की वैल्यूएशन अभी भी सस्ती है, तो वहां पे अगर आप प्ले करते हो तो वहां पे भी 2 years रिटर्न क्लोज टू जीरो है। सो वहां पे अगर अभी आप करते हो तो शायद आपका पैसा लगेगा नहीं, बनेगा नहीं, आई डोंट नो। रेलवे में बहुत बड़ा पैसा बन गया तो आप अपनी ट्रेल स्टॉप लॉस से 200-300% जो स्टॉक्स ऊपर है उसमें आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। कुछ नया सेक्टर नजर आएगा तो डेफिनेटली हम लोग आपको बताएंगे। आनंद, कुछ क्वेरी होगी तो फटाफट लेंगे 15 मिनट में, और उसके बाद वाइंड अप करेंगे। आनंद श्योर। तो मैं स्पीकर ऐड करूं? हाँ, आनंद को आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आनंद आप लोग को ऐड कर लेंगे प्लीज। हाँ, जिसको जिसको बात करनी है वो कर सकता है। तो टेक्निकल टर्म्स में तब तक जब तक तुम आनंद ऐड करते हो, निफ्टी अभी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और सीक्वेंस क्या है, ईएमए 10 इज ग्रेटर देन ईएमए 21, ईएमए 21 इज ग्रेटर देन ईएमए 63, ईएमए 63 इज ग्रेटर देन ईएमए 200। तो शॉर्ट सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक्सपेंसिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, आई रिपीट, एक्सपेंसिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, उल्टा वो स्ट्रांग है इसीलिए एक्सपेंसिव है। लेकिन क्या वो वीक नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जिस दिन वीक होगा उस दिन शॉर्ट करेंगे, अभी वीक नहीं है। एक्सपेंसिव होने का मतलब ये नहीं है कि कल से मार्केट गिरनी चालू हो जाएगी। आई रिपीट, जब तक मनी का फ्लो स्ट्रांग है मार्केट नहीं गिरेगी। ठीक है, जिस दिन टाइट टर्न होगी, अपने को लगेगा कि नहीं अब डीआईएस मार्केट को इस लेवल पे नहीं रख पा रहे हैं और एफआईएस की सेलिंग स्ट्रांग है,
उस दिन बेचेंगे और उस दिन पैसे बनेंगे, ठीक है। हाँ सो आई रेड इट। हेलो। हाँ प्लीज गो है, नाम और अगर हेलो। कुछ क्वेरी है या कोई व्यू है तो शेयर कीजिए प्लीज। हेलो, हाँ सर, सीए पारस गंगवाल बात कर महेंद्र रहा बोल हूँ। हेलो। कैन यू आस्क कुछ सर? पहले प्लीज वन क्वेरी एट अ टाइम। प्लीज हेलो। सीए सीए है, वो अच्छा बच्चा है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो सीए तो पारस तुम बोलो। हाँ उसके बाद महेश जी को लेते हैं। महेश जी मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ, कोई कुछ और भी हो सकते हैं। हाँ बोलो। हेलो। हाँ पारस बोलो हाँ प्लीज। सर, हाँ सर, मैं आपको अपना ट्विटर में कंटिन्यू बात भी होते रहता है। एंड मार्च का जो आपका कॉल था, आई क्लियरली वॉच, और वो जो कॉल था वो काफ़ी बेस्ट था, तो थैंक्स फॉर दैट। मेरा ये बोलना है सर, ओके, स्मॉल कैप और मिड कैप में तो काफ़ी रैली हो चुका है ये लास्ट 4-5-6 महीने में, बट लार्ज कैप में अगर देखे गए, राइट, बहुत से स्टॉक ऐसे हैं आज भी जो काफ़ी, जो हेवी वेट्स है, निफ्टी के जो हेवी वेट्स है वो काफ़ी दूर है अभी भी, राइट। तो देर आर मेनी स्टॉक्स ऑन बिगर टाइम फ्रेम जो लग रहा है कि अब यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो ऐसा शिफ्ट हो रहा है क्या मार्केट में, जो कोविड के पहले था कि लार्ज कैप वाज डूइंग मच बेटर एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाज टेकिंग अ बैक सीट, लाइक 2017-18 जो हुआ था कि लार्ज कैप में पैसा बनेगा और मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं बनेगा। तो आपका इस पर मुझे आपका व्यू जानना था। नहीं तो थैंक यू। मैं पारस किस तरीके से देखता हूँ, एक बेसिक बताता हूँ। हाँ, मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ लेकिन एक छोटा सा बताता हूँ। जिस दिन यस सर। जिस दिन स्मॉल कैप इंडेक्स ईएमए 63 तोड़ देगा, आई रिपीट, ईएमए 63 तोड़ेगा और निफ्टी नहीं राइट। तोड़ेगा, उस दिन तुम्हारी ये थियरी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। ओके ओके तब तक तुम्हारी थियरी ओके को थोड़ा सा मतलब मैं समझ रहा हूं और ये ऐसा मेरे को लग रहा है कि हो रहा है, बट कब एक होता है कि मेरा एक ऐसा व्यू है, मानना है, लेकिन मैं इसको कब राइट। कंफर्म समझूंगा कि ये कंफर्म हो गया। या मैंने सर को पूछा था ओके तो मैं ऐसे देखता हूं कि जिस दिन अगर कोई सेक्टर या स्टॉक ईएमए राइट। 63 तोड़ रहा है और उसके सामने जो बड़ा इंडेक्स है वो नहीं तोड़ रहा है, इसका मतलब उस सेक्टर को ओके साइड में कर दो, उस सेक्टर को मत देखो। तो ओके ओके आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राइट सर। यस सर, यस सर, यस सर, हाँ यस सर। सो एक रिलेटिव ओके स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका ये है, उसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं, 20-25 मेथड है, बट मैंने सबसे बेसिक वाला बताया है। कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग अलग से भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। डेफिनेटली सर, थैंक यू अभी सो मच, थैंक यू। या कंफर्मेशन नहीं आया है, अर्ली साइन है, कंफर्मेशन अभी अर्ली नहीं है। साइन, हाँ, कंफर्मेशन नहीं है, हाँ बट देर आर मेनी लार्ज कैप स्टॉक्स व्हिच हाँ आर डूइंग हाँ बेटर इन दिस फॉल। हाँ, थैंक यू लाइक सर। लाइक या एचडीएफसी बैंक या कोटक। एचडीएफसी। हाँ 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 हाँ, करेक्ट यस यस सर, यस 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 करेक्ट यस, थैंक यू। या करेक्ट। ओके, महेश जी हैं शायद, वो पूछ सकते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर, महेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ अ, सर आपने अभी लास्ट में अंतिम में बोला कि पीयूसीयू सेक्टर, पीयूसीयू बैंक्स, ये वाला सेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं भी आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। और मुझे एक दो सेक्टर और लग रहे हैं जो मोमेंटम स्टार्ट कर चुके हैं या तो बेस बना के मोमेंटम बना है। पहला है सर रियलिटी सेक्टर। इसमें भी बहुत सारे स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी मार रहे हैं और मूव दे रहे हैं अच्छा। दूसरा एक सेक्टर है सर केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर भी बहुत बीटन डाउन रहा है लास्ट कुछ सालों से, और अभी फिर से वो ऐसा फीलिंग आ रहा है सर कि वो बेस बना रहे हैं और बहुत सारे कुछ उसके स्टॉक, अगर मैं नाम लूं तो जैसे दीपक नाइट्रेट हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, ये सब बेस बना के अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है क्या सर रियल एस्टेट सेक्टर और ये केमिकल सेक्टर में अभी ट्रैक्शन बनना स्टार्ट हो गया है, मूव देना स्टार्ट कर रहे हैं? रियल एस्टेट में ना प्रैक्टिकली देखोगे ना तो बारिंग 2-3 कंपनीज ना कभी वेल्थ बना नहीं है, लास्ट 15 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो, ठीक है। बिल्कुल सही बोल रहे हाँ हैं सर, सो लेकिन वही इसीलिए मैं उसको हाँ प्ले करना चाह रहा हो सकता है कि इस बार ये पैसा बना के दे दें, ठीक है, क्योंकि 15 साल से बना नहीं है और रेरा आ गया है, काफी क्लीनिंग हो गई है, अब कैश की डीलिंग्स काफी कम हो गई हैं, राइट। तो जो भी पैसा आता है वो कंपनी की बैलेंस शीट में दिखता है, करेक्ट। तो चांसेस है कि बैलेंस शीट का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, बट आपको इसमें ना 2-3 जो जो लीडर्स हैं उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, छोटे वाले ना कब क्या कर जाए पता नहीं चलता, राइट। सो लीडर्स के साथ आप रहिएगा, शायद उसमें थोड़ा पैसा बन सकता है। केमिकल में स्टिल एपीआई साइड में चांसेस हैं थोड़ा पैसा बनने के, बिकॉज वो कहीं ना कहीं फार्मा से लिंक्ड है और फार्मा पे मैं बुलिश हूं, लेकिन केमिकल ओवरऑल ना थोड़ा सा टाइम जाएगा इसमें। अभी मेरे को लग रहा है अभी भी टाइम करेक्शन काफी बाकी है, और एक तरीके का कमोडिटी बिजनेस है, बहुत सारी कंपनी 40-50 की पी पे ट्रेड कर रही हैं।
आई डोंट नो कि जब मेरे को निफ्टी 22 पे महंगा लग रहा है तो केमिकल का स्टॉक 50 की पी पे कैसे सस्ता लग सकता है? तो वो थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है। अगर वो मेरे से मिस कर जाएगा तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मिस करने में कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? आपका रियलिटी में रियल रियलिटी में रियल एस्टेट में टॉप 3-4 प्लेयर्स पे आप फोकस कर सकते हैं, वहां पे आपको पैसा यस बन सर। सकता है, ठीक है ना? सर रियलिटी में आपको एक और पॉइंट नहीं देना नहीं, चाहूंगा। थोड़ा क्विकली करेंगे बिकॉज मेरे को 10 मिनट में वाइंड अप करना है, मेरे को कहीं ओके जरूर सर, निकलना है, प्लीज। ओके, थैंक यू, आपको थैंक कुछ यू, रहेगा थैंक तो जरूर आप आनंद को डीएम कर सकते हैं। आनंद का अगर डीएम एक्टिव होगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे यू। ठीक है सर, मैसेज थैंक डाल यू, सकते हैं, थैंक हम लोग कर सकते हैं बात, ठीक है? हाँ, आई एम सॉरी, अंकित जी थोड़ा प्लीज जल्दी पूछिए में। आपका क्वेश्चन। हाँ, Prakash sir, thank you so much for whatever you are doing for us. I have two questions, sir. प्लीज गो अहेड। One is for one is for IT sector and one is for AI based stocks. सॉरी, एआई बेस्ड? Yes, sir. देखो अभी So what is the future and what should we do if we are invested? Like Scient. I am invested in Scient. so I cannot talk stock specific because of the SEBI regulations, right? And we are SEBI registered, research analyst firm. So we cannot talk about the stocks, right? Because we might having the position in those stocks, right? And SEBI will think that we are influencing the stock prices. So we love to talk about the indices, right? Or maybe the broader sector. So IT right now, if you talk about the current valuations, even mid cap IT is right now fairly valued. I'm not saying expensive, but fairly valued. So my expectation from mid-cap IT is you may make 10 to 12% return in 1 year time. If you want to make it more, you have to wait for some dip. So if you buy those stocks at 10-20% discount, then in a year time you'll make 20-25%. I hope I'm making sense to you. On AI, I don't know, in India, 2-3 smaller names are, they are doing some work related to AI. Very small companies are based out of Bangalore and Hyderabad, but I cannot name them in the space because of the compliance part. So if you have them, you can hold it, right? But again, the valuations are, like, to be honest, crazy there, right? Market is discounting 3-4 years forward earning for those companies. So I really don't know, if anything goes wrong there, then I really don't know how we will be able to exit them. So you have to plan your exit based on whatever the indicator or whatever the fundamental matrix you are following. Okay, sir. Thank you. Yeah. So Ashu ji, you can speak. Yeah. Sir, you were going to say something? No. I just wanted to say that the valuations are not really, attractive these days in many sectors. And if you are buying them right now, chances are first you will face the dip or correction and then you will make money. If you are ready for that, then you can buy at CMPR. But if you are not ready for any kind of a drawdown, a 10 to 15% kind of a drawdown, then I think it is better to wait. Okay. Now, Ashu ji, you can ask your question. I think he's not online. If any other queries, please send us a request so that we can take your queries. Hello, can you hear me? Ashu here. Yes, we can hear you. Yes, hi. प्रकाश सर से क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन पूछूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आनंद में बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे को मिली है, like 200 plus, but somehow I am not able to add them. I don't know why. शायद वो मेरा डीएम मेरा बंद है या कुछ होगा, उसकी वजह से नहीं हो रहा। ओके, ठीक है आशु, प्लीज। हाँ, गो अहेड। सर पोर्टफोलियो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेट अस कंसीडर कि जैसे आपका अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसको सर आप हेज कितने अमाउंट से करते हैं और कैसे करते हैं, क्या इसके बारे में बता सकते हैं? 10 लाख वाले को तो हेज करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? हेजिंग का गेम, अगर आप हेजिंग तो 10 करोड़ वाले को ही करने की जरूरत होती है। 10 लाख वाले को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना होता है, बाई फियर एंड पैनिक, दैट्स इट। यही हेजिंग है उसके लिए।
और अगर उसको लगे कि वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो गया है तो उसको बेच देना चाहिए। जैसे मैंने अभी, अगर आप लोगों में से कोई एफटीडीबी मेंबर होगा तो मैंने क्या बोला था, स्टॉक बेचना है, निफ्टी नहीं बेचना है। बहुत लोग बोल रहे थे सर निफ्टी शॉर्ट कर दे, और जिसने भी निफ्टी शॉर्ट किया उसको 300-400 पॉइंट उल्टा लॉस लग गया, और स्टॉक भी 2-3% नीचे। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? हेजिंग के लिए, क्योंकि स्मॉल कैप आपके पास पोर्टफोलियो में होगा, आप स्मॉल कैप को हेज करने के लिए लार्ज कैप या निफ्टी बेचोगे या बैंक निफ्टी बेचोगे, और पता चला बैंक निफ्टी और निफ्टी बढ़ गई और आपका स्मॉल कैप गिर गया, तो उल्टा आपका तो नेगेटिव डेल्टा हो जाएगा, नेगेटिव अल्फा हो जाएगा 5-6% का। आंसू समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर, जी सर। ऐसे नेगेटिव अल्फा नहीं करने का है ना, अपने को पॉजिटिव अल्फा करने का है। तो वो तो आप उल्टा कर रहे हो ना। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर, जी सर। आप क्या कर रहे हो, स्मॉल कैप की वैल्यूएशन महंगी है तो आप उसको होल्ड कर रहे हो, और लार्ज कैप की वैल्यूएशन सस्ती है तो आप उसको बेच रहे हो। लार्ज कैप मतलब निफ्टी बेच रहे हो, राइट? और अभी यही तो बात हो रही है जी। कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप की बीच में जो वैल्यूएशन गैप है वो काफी हो गया है। सो अपने को स्मॉल कैप से थोड़ा हल्का सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे पैसे बन गए। अभी यही बात हो रही थी ना पारस से। जी सर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट है। और ये बहुत जी बड़ा सर, पॉइंट जी। है। अगर आप लोग ये वाली मिस्टेक नहीं करोगे तो अपने ट्रेडिंग करियर में मिलियंस बचा सकते हो। कि कहीं ओके। स्मॉल कैप पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए लार्ज कैप नहीं बेचना है। आई रिपीट, मतलब लार्ज कैप मतलब निफ्टी नहीं बेचना। ओके ओके सर, ओके प्लीज। ओके सर, हाँ थैंक यू। Sir, we are getting actually many stock specific queries in comment section, but that we can't take because ना, of the compliance. प्लीज गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। क्या होता है कि हम लोगों के पास काफी सारे स्टॉक्स में पोजीशन होती है, और अगर मान लो मैंने अभी बोल दिया कि ये वाला स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, और अगर उसका मार्केट फ्लोट 2 बिलियन 3 बिलियन या 5 बिलियन से कम है, और कल कोई चढ़ के ले ले और ऊपर चला जाए, मेरा तो इंटेंशन नहीं है उसको कल ले जाने का ऊपर, और वो ऊपर चला जाए, कल को सेबी आको बोले कि सर आपने बोला था देखो स्टॉक ऊपर हो गया, ठीक है? सो मतलब आप प्राइस मैनिपुलेट कर रहे हो, तो मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। इसकी वजह से मैं स्टॉक देना भी चाहता हूं तो नहीं दे पाता हूं, वो मेरी लिमिटेशन है पब्लिक फोरम पे, बिकॉज मैं नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज मैं हेल्प करना चाहता हूं बट अपने आप को ट्रबल में डाल के हेल्प नहीं करना चाहता। ठीक है? सो आनंद, ये आई थिंक मैसेज सबको समझ में आया होगा। सुमित जी कुछ कहना चाह रहे Yes, हैं? sir. सुमित जी का इंट्रोडक्शन ये है कि काफी मतलब पुराने फ्रेंड हैं, और काफी अच्छी मार्केट की रीडिंग है, तो आप लोग इनको मार्केट व्यू के लिए फॉलो कर सकते हैं। काफी अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। सुमित जी बोलिए ना प्लीज। सुमित जी, आई होप यू कैन हियर मी। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन प्रकाश जी। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि पावर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या लगता है अभी आपको आगे? पावर अच्छा है सुमित जी, अगर आपने ले रखा है तो आपको पता ही होगा, 2-3 स्टॉक हमने पीछे लिए थे, करेक्ट? जी हाँ, वो 30-40% ऊपर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नया तो नहीं ले रहे, आपको भी पता ही है ना। जी। एंड रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ बबल लगता है सर आपको यहाँ से? हाँ, नहीं नहीं नहीं, रिन्यूअल में आप 1-2 कंपनियां हैं जो 30-40% ऊपर से नीचे हैं, वो आपको ऊपर से मतलब नीचे है, आपको पता है उन कंपनियों का नाम, ठीक है? आप स्क्रीनर रन करके देख लेना, वहां पे अपना इंटरेस्ट है, बट अभी बाय नहीं किया है, ठीक है? थैंक यू सो मच प्रकाश जी। चलिए चलिए, प्लीज, थैंक यू सुमित जी। सर ड्यू टू आपका वो डीएम ब्लॉक है ना, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट वो नहीं आ पा रही है हाँ, मैं उसका वही थोड़ा। वही चीज मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट नो, कुछ है प्रॉब्लम। कोई नहीं, ठीक है। सो अच्छा रहा आनंद, ठीक है? और लोगों को अच्छे पैसे बने हैं। अगर कोई कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछता है, अगर स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, सो हम लोग जरूर आंसर करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो भी कुछ रहेगा डेफिनेटली हम लोग अपडेट आपको करेंगे। आपको जो भी, एक चीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक चीज तो हाँ, वो मेरे को ये भी बात करना था वो ऑप्शन बाइंग पे, तो 1 मिनट आनंद उस पे बात कर लेते हैं, ठीक है? यस, ठीक है, मैं 100% फिर वो जरूरी है। फिर से रिपीट करता हूं। देखो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े स्किल ट्रेडर हो ना, आपको लगता है कि आप ऑप्शन बाइंग से बिलियनियर बन जाओगे, राकेश जी को बीट कर दोगे, तो आप अपनी कैपिटल के 2% से ट्राई करो। मतलब आपका कैपिटल 1 करोड़ है ना, तो 2 लाख से ट्राई करो, ठीक है?
और उसके 2 के पहले 10 बना के देखो, ट्रस्ट मी वो 2 के पहले 0 ही होंगे 99.9% लोगों के। पूरे 1 करोड़ से ऑप्शन बाइंग मत करो, आपकी फैमिली को तकलीफ आएगी, बाद में आपको तकलीफ आएगी, और मतलब बहुत बुरा होगा। मतलब मैं आपको अभी भी फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया में 5 ट्रेडर भी ऐसे ऑप्शन बाइंग के नहीं है जो लगातार 5 साल से प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इक्विटी में आपको बहुत मिल जाएंगे, जो इक्विटी बाय एंड होल्ड करते हैं वो बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, आपका रिटर्न मैं मानता हूं मीडियोकर रहेगा, एवरेज रहेगा, लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स नहीं आएंगे, बट आपको लाइफ कल ही क्यों चेंज करनी है? ठीक है, एक दिन में थोड़ी लाइफ चेंज होती है, 60 70 100 साल की लाइफ है आपकी। आप कोशिश करो कि आपको अपनी लाइफ 5-10 साल में चेंज करनी है। आप 5 दिन में करने जाओगे, आप पक्का बैंकक्रप्ट हो जाओगे। आप अपनी मॉम की, आप अपने डैड की, आप अपनी सेविंग खत्म करोगे, और उसके अलावा आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहोगे। अगर वैसे पैसे कमा भी लिए जिससे रात भर आपको डाउ देखना पड़े या नैस्डैक देखना पड़े, क्या ही फायदा है? तो आप एक तो ऑप्शन बाइंग का एडिक्शन, इवन ऑप्शन सेलिंग का एडिक्शन, ऑप्शन बाइंग करनी है 2% के कैपिटल से करो, मना नहीं कर रहा हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या लिमिटेशन है, आपके स्किल सेट्स क्या है। आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है 10% मैक्सिमम कैपिटल से करो, उसके ऊपर नहीं करना है। 90% प्लेन इन्वेस्टिंग। स्टॉक फ्यूचर करना है, लग रहा है कि मैं टाइमिंग का मास्टर हो गया हूं, मेरे से ऊपर कोई है नहीं मार्केट में, मैं तो स्टॉक फ्यूचर्स की ऐसे टाइमिंग करता हूं, स्टॉक्स के बॉटम और टॉप ऐसे पकड़ता हूं, मैं लिवरेज कर सकता हूं। 15% कैपिटल से करो, और जिस दिन वो 15% कैपिटल खत्म हो जाए, चुपचाप 85% कैपिटल की इक्विटी खरीद के डाल दो, 1 साल में पैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, वो फिर 85% कैपिटल पे हाथ मत लगाना कि मैं इसमें स्टॉक फ्यूचर करता हूं और वापस कवर करता हूं। ठीक है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। अगर थोड़ी भी आप लोग रिस्पेक्ट करते हो तो ये वाला रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला फॉलो करो। इफ यू आर एडिक्टेड टूवर्ड्स, आई रिपीट, और एडिक्शन ही है और नहीं छूट पा रही है, तो 2% से करो, और अगर छोड़ सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो 2% भी 0 हो जाएगा। अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है ये, और मैं बिलीव करता हूं कि ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता है, लेकिन बहुत स्लो पैसा बनता है। आपको करनी है, कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, डिसिप्लिन से कर सकते हो तो 10% कैपिटल से करो, और जो रिटर्न आता है उसको भी री इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर करना है, एडिक्शन है, और लग रहा है कि आपने पिछले 4-5 महीनों में स्टॉक्स चले हैं तो आपने पैसे बनाए, तो आपको लग रहा है आपने कोई मेथड क्रैक कर लिया है, या आपको कोई सिस्टम पता चल गया स्टॉक फ्यूचर से पैसा कमाने का, तो मैक्सिमम 15% कैपिटल से करो, और जो भी प्रॉफिट आए उसको निकाल के वापस से स्टॉक खरीद लो। स्टॉक फ्यूचर में मत पड़े रहने दो, बिकॉज लास्ट में आप, मेरे को पक्का पता है 99% लोग उस प्रॉफिट को 0 कर लेंगे। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो एक बेसिक हाइजीन फॉर्मूला है, जो अपनी फैमिली को आप इस तरीके की किसी भी नेगेटिव सरप्राइज से अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा सकते हो, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बाकी कुछ रहेगा तो मैं हूं, कोशिश करूंगा जितनी मदद हो पाएगी। कोई मुश्किल टाइम आएगा तो डेफिनेटली मैं, मेरी टीम, आपको जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस है, मैं नहीं वो क्लेम करता कि हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बट जितनी भी इंटेलिजेंस है, जितने भी मैं 100+ इंडिकेटर्स फॉलो करता हूँ इंडियन एंड डोमेस्टिक मार्केट्स के, उसमें अगर कुछ भी अगर वार्निंग साइन दिखेगा तो मैं डेफिनेटली आके आपको इंडिकेट करूंगा। और बाकी यूट्यूब वगैरह पे टीम अच्छा काम कर रही है, तो वहां पे भी आप देखकर थोड़ा बहुत व्यू बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर। हाँ, बाय बाय। और आज बहुत लोगों की क्वेरी नहीं ले पाए, तो बिकॉज मेरा डीएम शायद वो है, बंद है, सो नेक्स्ट टाइम पे कभी मैं डीएम ओपन करने के बाद क्वेरी ज्यादा से ज्यादा ले पाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आनंद एंड करते हैं, ठीक है? Yes, 100%. Thanks a lot. रिकॉर्डिंग अगर होगी तो उसको कोशिश करना कि यूट्यूब पे डाल दो, अगर हो जाए तो। ठीक है, मैं अभी पोस्ट कर दूंगा थोड़ा टाइम में। आराम से, चलो बाय, टेक केयर। This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.